नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रीनू देवी नाम की एक महिला ने एक भावनात्मक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दरिया चिनाब में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर दिया। जनता ने ये वीडियो देखने और सुनने के बाद अत्यंत दुख और गम में डूब गए। रीनू देवी ने अपने पति, देवर और देवरानी पर उसके साथ जुल्म करने का आरोप लगाया है। रीनू देवी वीडियो रिकॉर्ड करते समय रोते हुए अपील कर रही है कि उसके कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। रीनू देवी ने तंग आकर डोडा पहुँचने के बाद दरिया चिनाब में आत्महत्या कर दी। इसके साथ ही जसवाल ब्रिज करोल रामबन से चिनाब नदी में एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिसकी पहचान शबनम सन्नाफ बिनिया आमीन आरो सारथी है। हेलो दोस्तों, मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति ने और मेरी देवर ने बहुत दुखी किया हुआ है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी इधर 3 साल से। मैं अकेली रह रही थी, मेरे पति मेरे साथ नहीं था। मेरी देवरानी के साथ था, उसको खर्चा भेजता था। ले मैं गया था, उधर से खर्चा भेजा था। मेरी देवरानी को मेरे को कुछ नहीं देता था, फिर भी मैं अपना खर्चा खुद चलाती थी। इधर काम करती थी, इतने अच्छे घर में खाना बनाती थी, अपने बच्चों को भी पाल रही थी। अब मेरे बच्चों को भी भड़का के ले गया, घर पे रख दिया मेरे बच्चों को भी। मैं बच्चों के बगैर नहीं रहना चाहती थी। मैं सोचती थी मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मैं किस लिए रहूँगी। मेरी देवरानी उधर से गंदी गंदी बातें बोलती है मैं रखूँगी इसको, जो मर्जी तो कर, मैं क्यों नहीं रखूँगी, तू छोड़ेगी इसको तो मैं रखूँगी। उसी को खर्चा दे रहा है। सारे मेरे देवर है, एक है मेरी देवरानी है, सारे मेरे मगर लगे हुए हैं। बोलती है तेरे को जूतियों के हाथ डालूँगी गले में, ये करूँगी वो करूँगी। मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना, बस और कुछ नहीं। मेरी देवरानी को, इनको तीनों को, देवरानी देवर को, मेरे पति को फंसाना। जो कुछ करना होगा मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं करना, कोई मेरे बच्चों को खुश रखना। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, बस मैं नहीं जीना चाहती। मैं किस लिए जीऊँगी, मैं नहीं जीना चाहती। मैं बहुत मजबूर हूँ। 12-13 साल हो गए मार खाती हूँ, हर जगह से छुपती हूँ। बाथरूम में बंद करता था मेरे पति, और 3 साल से बखरी रह रही थी, लेकिन इधर भी नहीं जीने दिया। गंदे गंदे इंजाम लगा रहा मेरे ऊपर। मेरे देवर ने ऐसे किसी को बोला कि तू वीडियो कॉल कर इसको, तू कर वीडियो कॉल, तो इसकी स्क्रीनशॉट भेज मेरे को। कभी इंस्टाग्राम पे फ़ोन किया किसी ने, कभी फेसबुक पे। मैंने उठाया था फ़ोन, ऐसे उठाया तो उसने ऐसे बोला मैं अंजू का भाई बोल रहा हूँ, ऐसे वो किया तो बनाई वीडियो मेरे देवर को भेजी। देवर ने मेरे पति को दे दिया आगे सारा कुछ। जो कुछ मेरा घर उजाड़ा मेरी देवरानी ने और देवर ने। यही है मेरे बच्चों के जिम्मेदार, यही है सारा कुछ। बस मैं नहीं जीना चाहती, मैं किस लिए जीऊँगी। मैं अपनी माँ के लिए सोच रही थी, अपनी माँ के लिए जी रही थी, सोच रही थी मेरी माँ है जिंदी अभी। मेरे पापा बोल रहा था मैं तेरा फैसला करवाऊँगा, तुरे बखरा रू बखरी रे, मार देगा तेरे को, तू बच्चों को रख अपने साथ, मैं करवाऊँगा तेरा फैसला। लेकिन किसी ने नहीं किया फैसला मेरा। मेरे पापा तो खुद चले गया मेरे को छोड़ के, किसी ने नहीं मेरा फैसला किया। मैं खुद इधर बर्तन मांज रही थी, लोगों के झाड़ू पोछे कर रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे को जीने नहीं दिया। मेरा पति धमकियाँ दे रहा, मेरे को घर पे आएगी मार दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। मेरी देवरानी बोलती है घर पे आएगी तो जूतियों के हाथ डालूंगी गले पे। मैं किस लिए जीऊँगी, मेरी जिम्मेदार है मेरा देवर और मेरी देवरानी। मेरे बच्चों को भी संभालेंगे। मेरे बच्चे खाजिल कर दिए हुए, तो पढ़ रहे थे मेरे बच्चे। एक 9th में पढ़ रहा था, एक 6th में। बड़ी मुश्किल से पहुंचाया था, मार खा रही थी, मार खा के फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। मैंने सोचा चलो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, लेकिन मैं किस लिए काम करूँगी यार। अभी मेरा पति घर पे गया था, केस किया था इसने मेरे ऊपर, जम्मू वुमेन सेल में, गांधीनगर। उन्होंने बोला कि चल जा आप इसके साथ, लेगा कमरा तो रखेगा अपने साथ। जैसे उन्होंने बोला तो मैंने बोला ले कमरा, अगर लेना है तो उन्हें तो आऊँगी मैं तेरे साथ, में किसके साथ रहना है। मैंने सोचा चल रहूँगी इसके साथ, लेकिन इसने नहीं। इसने रात को गाड़ी पकड़ी तो घर पे चले गया, मेरे को कुछ भी नहीं बोला इसने, तू घर चल या कुछ। मैं नहीं जीना चाहती हूँ अब।
मेरी जिम्मेदार रहेगी मेरी देवरानी और मेरा देवर अंजू देवी नाम है इसका भी फिलहाल। ये मेरी जिम्मेदार, मेरे मौत के जिम्मेदार ये है। बाकी मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना। मेरे बच्चों को खाजे दिन ने किया, कुछ गंदी चीज़ खिला दी हुई है। मेरी देवरानी बोल रही थी तेरे को बिठाऊंगी मैं तेरे बच्चों को भी ये वो, लेकिन इसने अपने बाप से कुछ लाया, मेरे बच्चों को खिला दिया, अब अपने वश में कर दिया। मेरे पति भी मेरे साथ अभी बनती है उसकी कि मौत मारता फिरता है, मेरे को छोड़ दिया हुआ ऐसे। बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना। मेरे बच्चों को कोई भी सुनते हो, मेरी बहन है, मेरे भाई सारे, मेरी भाभियाँ, कोई भी मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना, मेरे बच्चों की हेल्प करना। कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मेरा साथ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे हैं ना, मैं थोड़ी सी चाहती हूँ मेरे बच्चों को कुछ होगा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं करना। मकान बनाया था, मेरे को मकानों के पैसे देने में कहाँ से दूंगी? मेरे पति तो मेरे को खर्च कर दिया हुआ है। मैं जम्मू में रहती थी, मैं सुबह निकल रही हूँ यहाँ से, मैं अपनी सुसाइड करना चाहती हूँ। मैं किस लिए जीऊँगी? मेरे पति ने बहुत परेशान किया। अंजू देवी को वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुश रहे मेरे पति के साथ, लेकिन मेरे बच्चों को भी संभालना, खुश रहे मेरे पति के साथ, अपने बच्चों को भी संभालना और मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह रखना। खुश रहे, अगर इतना प्यार है मेरे पति के साथ तेरे को तो खुश रहे, मैं नहीं बोलूँगी कुछ। खुश रहे, भगवान खुश रखे तेरे को। तूने अगर मेरी जान लेनी थी, तूने अगर रखना था इसको तो प्यार से बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी तेरे को, लेकिन तूने मेरे को जुतियाँ भी मारी है, सारा कुछ किया, तूने मेरे को बदनाम किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये रिक्वेस्ट करती हूँ तेरे को, मेरे बच्चों को भी खुश रखना, संभालना तू ही, मेरे बच्चों की जिम्मेदार तू ही है। अब यही बोलना चाहती हूँ। उनतीस 7/2023 है। हम अपने घरों में थे तो हमें यहाँ से फ़ोन आया, भाई यहाँ पे कोई लेडीज़ ने छलांग लगाई। हमें कोई आधा घंटा लगा घरों से यहाँ तक आने में, तो यहाँ देखा कि उसका ये पर्स पड़ा है यहाँ पे, ये गोंदना की कोई लेडीज़ है शायद, रीनू देवी। तो यहाँ से उसने छलांग लगाई। ये मैं कैमरामैन से ये दरख्वास्त करूँ इसको देखे थोड़ा, ये यहाँ से उसने छलांग लगाई। जब तक जनाब रेस्क्यूअर्स यहाँ पहुँचे तब तक पानी ने उसको अपने उस में ले लिया था, क्योंकि आज पानी जो है पूरा मतलब जोश में है। आज जो भी इसमें जाता है वो निकलता नहीं है। तो हमें पता चला तो हमने ये बैग देखा यहाँ। अब मैं पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ आके इस बैग को देखें और ये क्या है क्या नहीं है इसमें। तो फिलहाल हमने ऊपर से देखा तो इसका नाम रीनू देवी है, गोंदना की कहती है ये अपने आप को। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। तो थोड़ा वक्त लगा, अदरवाइज़ हम उसको चढ़ा लेते, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला। पानी शबाब में है, ये इस वक्त जो भी इस पानी में जाता है वो निकलता नहीं है, मुश्किल हो जाती है उसको पकड़ना। और यहाँ तो बिल्कुल ख़तरनाक पानी है ये। तो यहाँ से उस लेडीज़ ने छलांग लगाई है आज सुबह। तो जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक वो दरिया उसको अपनी लपेट में ले चुका था। खुदा हाफिज़।
गुजर बकरवाल ने एसटी सूची के पहाड़ियों का विरोध किया। पहाड़ों को एसटी श्रेणी में लाना एसटी के साथ पूरी तरह से अन्याय है। उच्च जाति के पहाड़ों को अनुसूचित जनजाति या एसटी सूची में शामिल करने का विरोध करने वाले गुजरों और बकरवालों की विरोध रैलियां जम्मू कश्मीर में विरोध पकड़ रही हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यदि केंद्र संसद के समक्ष पेश किए गए विधेयकों को वापस लाने में विफल रहता है तो वह अपने मवेशियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हमने किया है, स्टेट के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे जो ट्राइबल एक्टिविस्ट है वो हर जगह ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारा सीधा एक ही मुद्दा है कि एलीट क्लासेस को जो है एसटी में ऐड ना किया जाए। आप देखिए, इसमें ये ब्राह्मण्स को जो है ऐड कर रहे हैं एसटी में। ब्राह्मण्स इस कैटेगरी में आते ही नहीं है। अगर ब्राह्मण्स को एसटी कैटेगरी में ऐड कर दिया गया तो मुझे बताओ फिर बाकी लोगों का क्या बचेगा। यार, शहीद को इस कैटेगरी में ऐड कर दिया गया तो बाकी जो कम्युनिटीज है उनका क्या होगा। अगर ईस्ट वाइल देखा जाए चिनाब वैली को तो ये पूरा पहाड़ है। हमें पहाड़ियों से कोई इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि हम चलते हैं, रहते हैं, उठते हैं। जब रिजर्वेशन देनी है फिर पूरी चिनाब वैली को रिजर्वेशन दी जाए जिसमें 30 से 35 लाख पहाड़ी हैं। ये खाली चिनाब वैली का मुद्दा है या ये पूरी स्टेट का मुद्दा है जनाब। चिनाब वैली का मुद्दा थोड़ी ना है। अगर एसटी 10% या पहले 10% था, 7% किया, फिर 3% बढ़ा रहे हैं, 10% कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, 35 लाख आबादी जम्मू कश्मीर रियासत की है। मैं तो रियासत ही कहूंगा क्योंकि अभी तो यूटी हुई नहीं, ये इसको मैं रियासत मानता हूं और रियासत ही मानता रहूंगा। यूटी वो लोग बोले जिनका पर्सनल बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी तक तो इसको जो है असेंबली हमारी ने तोड़ा नहीं है, उसने तो लिख कर दिया नहीं है कि ये यूटी है, तो लिहाजा मैं रियासत ही कहूंगा इसे और कहता रहूंगा। तो पूरी रियासत के अंदर देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा अगर पहाड़ी तबका देखा जाए तो वो चिनाब वैली में है। तो दे दीजिए पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन। हमें फिर इस एसटी से बाहर निकालिए, फिर उनको रिजर्वेशन दे दीजिए। हमें किसी और पर्सनल सेपरेट ब्लॉक में रखें कि गलत बता रहा हूं मैं आपको ये चीज बताता चलूं, सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों को ये एसटी में रिजर्व कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं। ये क्या वजह है? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ट्रेंड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे नौजवान जो है सड़कों पे आए हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे एसटी लड़ाई लड़ता था वैसे ही लड़ेगा। हमारे बिल वापस नहीं जाती है तो क्या कदम होगा? बस वैसे ही होगा जैसे हम कुपवाड़ा टू कठुआ फुट मार्च किया था हमने नंगे पांव, हम कठुआ टू दिल्ली के लिए मूव करेंगे और अपनी भेड़ बकरियां गाय भैंस जो कुछ है वो अपने साथ लेके चलेंगे। आज का जो प्रोटेस्ट का मतलब है, हमारे जो एसटी जो स्टेटस है हमारा, उसके ऊपर जो ऊपर क्लास के जो लोग कैटेगरी हैं उनको ऐड करके ये जो हमारी कौम का जो है गला घोट रहे हैं, तो ये हम कतई ही मंजूर इस चीज़ को नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारे आज पूरी जम्मू एंड कश्मीर पूरी स्टेट में ये जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आज की मौजूदा सरकार इस जो ये आज बिल जो पास की गई पार्लियामेंट में इसको वापस नहीं लेती है तो हमने जिस तरह पंजाब में इन्होंने किसानों के साथ किया था उस तरह जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल को इनको जवाब देना है। आज हम इंसान जो है शक्ल मर्दों की शक्ल में आए, अगला जो स्टेप हमारा होगा, हमारी लेडीज, हमारे बच्चे, हमारे माल, हमारे कुत्ते, हमारे गाय, हमारी भेड़, हमारी बकरियां सब कुछ रोड पे होगी और इस सरकार को इनको रोकना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि मेहरबानी करके इस कौम का गला न काटे और ऊपर क्लासेस की जितने भी ये आप जो कानून है इस कौमों को आप इसमें ऐड ना करें, क्योंकि इस जो ऑलरेडी जो हमारी कौम है इसका ऑलरेडी बुरा हाल है। इसमें अगर आप ऊपर क्लास के जो लोगों को ऐड करके हमारा गला घोट देंगे, इसके साथ हम अगर ये कुछ गिने चुने पुनः जोरिया पहाड़ी अगर उस तरह देखा जाए तो हमारी चिनाब वैली में और यहाँ पे जो खासा भाषा बोलने वाले फिर वो भी पहाड़ी हैं, क्योंकि फिर इनने जो हिंदुस्तान में जो रिजर्व कैटेगरी रखी हुई है इसका बेड़ा फना इस सरकार ने करना है। फिर दे दें हमारे जो खासा भाषा इधर बोलने वाले उनको भी दे चिनाब वैली में, जब वो भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर जम्मू आज की जो मौजूदा सरकार है ये खाली डेवलपमेंट तो इन्होंने करने नहीं, फॉरेस्ट राइट के एक्ट के जो इन्होंने बोला हमने गुजर बकरवालों को दिया, जमीनी सतह पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमने बोला कि आप जंगलों में रह सकते हैं, वहां पे हमें तंग किया जाता है। ये खाली बाइट जो इनके सोशल मीडिया पे और अपनी भाषाओं में
जो है ये बयानों में ये चीज कहते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं। अगर पिछली हम ये आज ऐलान करते हैं बानिहाल की इस आवाम पूरी गुजर कौम कि अगर मेहरबानी करके आप इस जो है आप पार्लियामेंट में जो आपने ये बिल पास किया है इसको आप वापस ले लें, वरना हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर ना करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जिला रामबन के दूरदराज राजगढ़ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में नए प्रिंसिपल आने पर छात्र छात्राएं अभिभावकों ने मीडिया का धन्यवाद किया, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मीडिया ने स्कूल के स्टाफ की कमी और अन्य स्कूल के कमियों के प्रशासन के सामने रखा था और खबर के कुछ ही दिन बाद नए प्रिंसिपल भेज दिया गया। इसी पर आज फिर से मीडिया को धन्यवाद देते हुए छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने कहा कि स्कूल में आज भी स्टाफ नहीं है, पीजी नहीं है, लैबोरेटरीज नहीं है, वॉशरूम नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए हरदेव मनहास की ये रिपोर्ट। तुम्हें शिव टाइम जो भी आपका चैनल है मनाज साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद। आपने पहले भी बहुत मेहनत और मशक्कत की, सरकार ने आपकी न्यूज़ देखी, तो मैं लोकपुरी जी का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डिप्टी कमिश्नर रामबन को बहुत मुबारक देता हूं, चीफ एजुकेशन अफसर रामबन को मुबारक देता हूं, जिन्होंने कि आपकी इस न्यूज़ को देखते हुए प्रिंसिपल सर दे दिए, तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूं। मगर उसके बीच में एक जरूरी जो आइटम है पानी की, जो पानी की मैंने डीसी साहब को एक लेटर दिया रिटर्न में, जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, पीएस गांधरा, पीएस ब्रह्मक्षित, वहां पीने का शुद्ध निर्मल जल नहीं है और बच्चों ने खुद ही बोल दिया कि क्या क्या हो रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है और बहुत मेहनती स्टाफ है। तो जो यहाँ एडिशनल चार्ज था शकील अहमद रुनियाल जी, प्रिंसिपल एडिशनल चार्ज, तो मैं उनको यहाँ राजगढ़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 साल पीरियड में ग्राउंड में बहुत कुछ किया, बहुत डेवलपमेंट हुई। यहाँ का स्टाफ जो है मैं उनको सलूट करता हूं, पूरे इन बच्चों के परिवार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। और जो स्टाफ बैलेंस है जल्द से जल्द सरकार से यही अपील करूंगा। और डीसी साहब जो हमदर्द रवैये के हैं नुसरत असलाम जी, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इस पे नजरसानी रख के जल्द से जल्द पीएचई वालों को थोड़ा खिंचाई करके तो पानी स्कूलों में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है कि 24 आवर पानी होना चाहिए। वहाँ मिड डे मील भी बनती है, 8वीं तक के बच्चों को खाना बनता है, आखिर 1-1.5 किलोमीटर पानी कहाँ से लाएंगे। तो बाढ़ से हुआ या स्टेडियम रोड की वजह से जैसे भी हुआ, तो पीएचई का काम है, सरकार का काम है पानी देना है। आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले भी आकर हमारी मसले हल किए और हमारी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई और यहाँ पर प्रिंसिपल आए। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पानी की कमी आ गई और यहाँ पर बिल्डिंग की कमी आ गई। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर लाइव लेबॉर्ट्रीज भी नहीं है, जैसे केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री होती है और फिजिक्स की लेबॉर्ट्री होती है, बायोलॉजी की लेबॉर्ट्री होती है, वो है लेकिन वो ऐसे ही है, वहाँ पर हमें लिया ही नहीं जाता है, तो वो भी होना चाहिए। और दूसरी बात, प्लेग्राउंड भी होना चाहिए हमारा, जहाँ के यहाँ सराजी इलाके का हुनर है जो वो आगे तक पहुँचे। तो वो पहुँचाने के लिए हमें सबसे पहले तो वो ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे कि प्लेग्राउंड आ गया, वो होना चाहिए। और हमारी बिल्डिंग अभी तो पूरी नहीं हुई है, हम कंजेस्टेड बैठते हैं, तो इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन के से कि वो पानी की दिक्कत और प्लेग्राउंड और स्टाफ की दिक्कत को पूरा करें। मैं क्योंकि ये हमारी सभी कमियों को हमारे स्कूल में आकर हमारी परेशानियों को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हैं और मेरी ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पहले भी ये हमारे स्कूल में आए थे और हमारी परेशानियों को लेकर ये आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक लेकर, इसीलिए इनकी धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि इन्होंने हमें प्रिंसिपल दिए, एक इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल आए। और हमारी कुछ और भी कमियां हैं जो कि मीडिया वाले हमारे सामने प्रस्तुत हैं और ये हमारी परेशानियों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें उम्मीद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी परेशानियों को लेकर जाएंगे। हमारी परेशानियां अभी भी बहुत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। पहली ये है कि हमारे पास पानी का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि समर जून है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे चश्मे से पानी लाते हैं और दूसरे बाढ़ आती है और पाइपें सभी बह चुकी हैं और पानी का कोई सोर्स नहीं
बन रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये स्टॉप बहुत कम है, क्योंकि 11th-12th वालों का कोई स्टॉप नहीं है। 12 लेक्चरार होते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, बट उसमें से 5 लेक्चरार हमारे पास प्रेजेंट हैं। और हम टीचरों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि वो सभी हमें अच्छे से कोऑपरेट करके अच्छी स्टडी देते हैं। और उन सब के सामने कुछ दूसरी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, जो कि प्लेग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, कुछ दूसरे वॉशरूम वगैरह कम्प्लेक्स नहीं है, कुछ लेबोरेटरीज वगैरह दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए कल्याण की भावना को विकसित करने और स्वस्थ यात्री की भावना की परिकल्पना करने के लिए आयुष विभाग द्वारा आज से सभी यात्रियों के लिए एसएसबी यात्री निवास चंद्रकोट में एक योग सत्र की व्यवस्था की गई। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कैंप डायरेक्टर साहब और हमारे श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने एक जॉइंट एफर्ट यहाँ पे किया और हमें यहाँ पे योगा का सेशन जो है हमने स्टार्ट किया है। और इसमें मेडिटेशन और योगासन कराएंगे और ये हम कंटिन्यूसली ऐसे ही कराते रहेंगे, पूरे 1 महीने तक ये चलता रहेगा। और ये हमारा इसमें जो है पूरा अच्छे से यात्रियों को पहले आसन कराए जाएंगे, फिर प्राणायाम कराया जाएगा और उसके बाद जो है ध्यान, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जो हमारे यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे कैंप डायरेक्टर जो हैं और हमारे श्राइन बोर्ड, हमारे एक जॉइंट एफर्ट जो है इन सेशंस को यहाँ पे चलाने का एक अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। वो हेल्थ सर्विसेज की तरफ है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, तो योगा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं कि योगा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की हमारी सोसाइटी के लिए, जो स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप लोग यात्रा के लिए आए हैं और आप समझते हैं कि जो यात्रा होती है उसके अंदर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन सैचुरेशन की। अगर आप ये मैं जैसे एक्चुअली कभी मुझे अभी जॉब पे रहती हूँ, तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। मुझे जब भी करती हूँ मैं योगा, तो मेरे को अपना बॉडी लाइट फील होता है कि मैं एक्टिव हूँ अपनी जॉब में और माइंड भी फ्रेश रहता है। और आज किया है बहुत दिनों बाद, तो और भी अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। जो आपके पेट का ऊपर फूल आता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन। यूटी सरकार ने आखिरकार डोडा के नए बस स्टैंड पर एक बहुमंजिला कार पार्किंग सुविधा पर काम शुरू कर दिया है, जहां 32 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है और लोक निर्माण विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये डेढ़ के निर्धारित समय के भीतर हो, क्योंकि पिछले 3 दशकों से डोडा शहर में पहाड़ियों और अन्य छोटे शहरों और गाँवों से लोगों की आमद देखी गई है, जिससे यातायात में वृद्धि हुई है, जिससे पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मुर्तज़ा इकबाल परे है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ का। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बनिहाल से। मैं इस कंपनी के साथ 2-3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, 4 साल 5 साल हो गए मेरे को। जम्मू में भी हमने प्रोजेक्ट किया है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के नाम से, वो भी हमने हैंड ओवर कर लिया हुआ है। वो 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया हुआ है। बाकी क्वालिटी में हमारे पास कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है कि क्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो या ये सब। बाकी जो यहाँ पे डोडा की बात की जाए तो ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था पहले, फिर हम सेपरेट हुए तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए। यहाँ का ये है कि जो अपना बस स्टैंड है, इससे सब लोगों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होना है। जो ये दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, बाकी सबको, इन सबको भी यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। बस स्टैंड में इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारे 20 से 25 गाड़ियों जो बसेस का प्रोविज़न रखा गया है और टॉयलेट कम्प्लेक्स रखा गया हुआ है और साथ में ही 4-5 शॉप्स का प्रोविज़न ईच फ्लोर पे रखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ जो स्टोरीज़ है 5 स्टोरी बनेगा ये, जिसमें ऊपर बाकी 4 स्टोरीज़ पे अपनी छोटी व्हीकल्स जो है उनको पार्क किया जाएगा। 200 से 250 के बीच में जो व्हीकल्स है वहाँ पे पार्क की जाएंगी। मुबारक की बात है हम सब के लिए, डोडा वासियों के लिए, क्योंकि ये हमारी सब लोगों की डिमांड होती है। हमारी भी डिमांड थी, 2-4 साल पहले हमने डिमांड दी थी, मेमोरेंडम में दिया था हमने कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि डोडा में ज़मीन कम है और बस स्टैंड के लिए आप ज़मीन 8-10 कनाल कहीं शहर में नहीं मिलेगी।
तो जो ज़मीन है उसी पर हमने गुजारा करना है, उसी को इस्तेमाल करके। और इसका इस्तेमाल यही सही मानों में ये हुआ कि यहाँ मल्टी स्टोरेज पार्किंग शुरू होगी, इस पर काम शुरू हुआ। तो वी आर सेटिस्फाइड कि काम पेस ऑफ वर्क ठीक है, ये वक्त से पहले मुझे लगता है तैयार हो जाएगा। और नीचे ग्राउंड फ्लोर में बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, ऊपर छोटी गाड़ियाँ आएंगी। और शहर की जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक कंजेशन की, वो बहुत हद तक हमें उससे निजात मिलेगी। ये मल्टी स्टोर कार पार्किंग, ये प्रोजेक्ट बनने से हमारे डोडा में डीकंजेशन हो जाएगी, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी, हमारे जो जैम्स वगैरह लगते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है 32 करोड़ का टोटल इसकी लागत है। इसकी ई इनाग्रेशन हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कर दी थी। अब इसको कल हमारे डीसी साहब ने इसको ऑफिशियली जो पत्थर था उसको पब्लिक के सामने अनवील किया। जो माइनर इश्यूज़ हैं अगर वो हमें ख़त्म हो गए तो हमें उम्मीद है कि 1.5 साल से पहले ही हम ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट के बनने से लगभग 250 कारें जो होंगी लोकल, उनको पार्किंग की जगह वहाँ पे मिल जाएगी। लगभग 20 बसें वहाँ पर मतलब रुकेंगी, एक छोटा बस स्टैंड वहाँ पर बन जाएगा। तो ये ट्रैफिक में आप देख लीजिए कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। जो जगह जगह मतलब रोडों पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, उस वजह से जो ट्रैफिक जाम लगते हैं उसमें बहुत इसको फ़ायदा मिल जाएगा। और ये डोडा में GMC के बाद का ये अपने टाइप का एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।